आइए बच्चों, देखो आज की क्लास में हमने एक टारगेट बनाया है। आज की क्लास में हमने एक टारगेट बनाया है। हम आईसीए की वेबसाइट पे जाएंगे। आईसीए ने भैया अपनी वेबसाइट पे रिवीजन टेस्ट पेपर दिए हुए। अब क्या होता है यार, आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए वो ज्यादा ना सफिशिएंट नहीं होते। तो आईसीआई मॉड्यूल तो आप करो ही, साथ में आपको किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? आरटीपी के। तो सबसे पहले मई 2024 अटेम्प्ट का रिवीजन टेस्ट पेपर है ऑडिट का। सबसे पहले मई 2024 का रिवीजन टेस्ट पेपर है ऑडिट का, वो हम सॉल्व करेंगे। निकाल लीजिए कौन से अटेम्प्ट का रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं सर? मई 2024 अटेम्प्ट का। निकाल लीजिए जल्दी से, फटाफट से निकालिए, जल्दी से निकालिए। मई 2024 अटेम्प्ट का रिवीजन टेस्ट पेपर ऑडिट का निकाला आप लोगों ने। और देखो इनको प्रिंट आउट निकाल के रखो, इनको ये नहीं कि स्क्रीन से करना है, इनको प्रिंट आउट निकाल के रखो कि हाँ भैया हमारे पास प्रिंट आउट निकला हुआ है और हम उससे देखकर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये चैप्टर नंबर 3 के हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 के हमें क्वेश्चंस करने हैं। निकाल लीजिए जल्दी से क्वेश्चंस। क्वेश्चन को समझेंगे और समझ के करेंगे। फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन को समझेंगे और समझ के करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है ये देखिए। दिख गया आपको बेटा फिफ्थ वाला क्वेश्चन? पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स। क्या बना रही है कंपनी? पिकल बना रही है। पिकल क्या होता है? अचार होता है। पिकल क्या होता है? अचार होता है। तो ये अचार बना रहे हैं, अच्छी बात है। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। बोले मैं तो ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू बाय द कंपनी। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू बाय द कंपनी मतलब कंपनी बुक्स के अंदर इनकम को रिकॉर्ड करना चाहती है, तो इनकम ठीक से बुक्स में रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, इस पे ऑडिटर प्रोसीजर लगाना चाहता है, वो भी ठीक है। अब देखो लैंग्वेज यहीं से स्टार्ट है। ऑडिटर प्रोसीजर्स लगा रहा है रेवेन्यू को चेक करने के लिए। डिस्पाइट दैट मतलब ऑडिटर ने चेकिंग कर ली, उसके बाद भी डिस्पाइट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मिस स्टेटमेंट इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब वो बोल रहा है कि ऑडिटर ने चेकिंग कर ली है, फिर भी क्या नहीं डिटेक्ट हो पा रहे? मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो पा रहे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर रिस्क इन डिटेल। बोले आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो दैट पर्टिकुलर रिस्क इन डिटेल। मतलब यहां पे पता लगाओ कि एक तो रिस्क कौन सा है और उस रिस्क को डिटेल में एक्सप्लेन करो, उस रिस्क को डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो सर यहां पर है डिटेक्शन रिस्क। दिमाग लगाओ ना, आपने ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए, फिर भी मिसस्टेटमेंट क्या नहीं हुई? आइडेंटिफाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ऑडिटर की ऑडिट होने के बावजूद भी मिसस्टेटमेंट क्या नहीं हुए? डिटेक्ट नहीं हुए। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? इसने पूछा है कि भैया एक तो रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो आप बोल दोगे कि यहां पे कौन सा रिस्क लग रहा है? आप बोल दोगे कि यहां पे डिटेक्शन रिस्क है। आप कौन सा रिस्क बोल दोगे? आप बोल दोगे कि यहां पर डिटेक्शन रिस्क है। तो पूरा डिटेक्शन रिस्क अपन ने यहां पे बता दिया। पूरा क्या बता दिया? डिटेक्शन रिस्क अपन ने यहां पे बता दिया। बता सकते हैं डिटेक्शन रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क के साथ साथ आपको देखो उसको एक्सप्लेन भी करना है, तो आप डिटेक्शन रिस्क का पूरा मीनिंग समझाओ और मीनिंग के साथ साथ डिटेक्शन रिस्क के टाइप्स भी समझाओ। मुझे देख के बताओगे नोट्स में डिटेक्शन रिस्क कौन से दो टाइप्स का है? मुझे देख के बताओगे डिटेक्शन रिस्क नोट्स में कौन से दो टाइप का है? तो एक तो डिटेक्शन रिस्क होता है सैंपलिंग रिस्क और एक होता है नॉन सैंपलिंग रिस्क। ठीक है, तो आप ये पहले तो इसमें क्या कर दो, डिटेक्शन रिस्क समझा दो, सैंपलिंग रिस्क समझा दो, नॉन सैंपलिंग रिस्क समझा दो, फिर एक कंक्लूजन लिख दो। फिर एक कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन क्या लिखोगे? सिंस misstatements were not identified, since misstatements were not identified even after applying audit procedures, even after applying
audit procedures, even after applying audit procedures, comma, it is a case of डिटेक्शन रिस्क। ये किसका केस है बेटा? डिटेक्शन रिस्क का। इट इज अ केस ऑफ डिटेक्शन रिस्क। कर लोगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन? फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लोगे? अगला वाला तो बिल्कुल आसान है, हमने डायरेक्टली पढ़ा है। अगला वाला तो बिल्कुल आसान है, हमने डायरेक्टली पढ़ा है। हमने तो इनफैक्ट इसके ऊपर एक टेबल बना रखी है, हमने इसको तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। आईटी रिलेटेड रिस्क, क्या बोल रहा है? आईटी रिलेटेड रिस्क। कौन सा रिस्क? आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव इंपैक्ट ऑन ऑडिट। ठीक बात है। इन व्हाट डिफरेंट वेज सच रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूछ रहा है ये वाला रिस्क हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे अफेक्ट करेगा। आईटी रिलेटेड रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क ऑडिट को कैसे इंपैक्ट करेगा पूछ रहा है। तो सर अगर आप जाके देखोगे तो हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि अगर हमने आईटी रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट नहीं किया मतलब रिड्यूस नहीं किया, तो आईटी रिलेटेड रिस्क को अगर हम मिटिगेट नहीं करते हैं तो उसका ऑडिट पे कैसे इंपैक्ट आता है। तो आप देखोगे एक तो इंपैक्ट आ रहा होगा इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव चेकिंग, एक तो इंपैक्ट आ रहा होगा इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव चेकिंग, एक इंपैक्ट आ रहा होगा इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स, एक इंपैक्ट आ रहा होगा इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, एक इंपैक्ट आ रहा होगा इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पेपर में अगर पूछेगा कि आईटी रिलेटेड रिस्क ऑडिट को कैसे इंपैक्ट करता है तो फिर ये सारी बातें आपको बता के आनी पड़ेंगी, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस? कर लेंगे क्या दोनों क्वेश्चंस? बोलिए यस और नो। और ये सारी बातें अपनी आरटीपी एमटीपी में थोड़ी थोड़ी लिखती हुई चलिए। फिर बोल रहा हूं ये सारी बातें अपनी आरटीपी एमटीपी में थोड़ी थोड़ी लिखते हुए चलिए, ताकि जब हम अगली बार इस क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें, तो हमें करने में परेशानी ना आए। लिख लिया सबने? आगे प्रोसीड कर सकते हैं? आगे प्रोसीड करते हैं। चले बेटा ये मैं हटा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है तो लिख लो प्लीज। पक्का समझ में आया? बिल्कुल सर हमको आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पक्का आ गया? दोनों क्वेश्चन आ गए? ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छा था, सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक नहीं होते हैं। आज हमने ऐसा थोड़ी ये सब पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ के पेपर में ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि अच्छा यार यहां पे तो डिटेक्शन रिस्क है। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? बहुत बढ़िया। अच्छा अब सर मई 24 की आरटीपी हो गई, अब मई 24 की आरटीपी हो गई तो सर कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी करेंगे? ऑब्वियस सी बात है सर उसके आगे की आरटीपी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है सर उसके आगे की आरटीपी करेंगे। निकालो आगे की आरटीपी, निकालो फटाफट। अब कौन से अटेम्प्ट की करेंगे? सितंबर 24 की करेंगे। निकाल लो सितंबर 24 की आरटीपी, निकालो फटाफट से। आप लोग को सबको प्रिंट निकलवा रखे हैं मैंने, अगर आपने प्रिंट नहीं निकाल रखे हैं तो निकालिए और तरीके से सितंबर 2024 अटेम्प्ट की आरटीपी को भी सॉल्व कीजिए। तरीके से सितंबर 2024 अटेम्प्ट की आरटीपी को भी सॉल्व कीजिए। पहले मुझे बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आता है क्या? बिल्कुल सर हमें समझ में आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। निकाल लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब बेटा अपनी आरटीपी आ गई सितंबर 2024 अटेम्प्ट की। कौन से अटेम्प्ट की आ गई? सितंबर 2024 अटेम्प्ट की। और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करने हमें? चैप्टर नंबर 3 के। अरे इसमें तो चैप्टर नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन है। चलो एक सही, एक है तो एक तो प्रैक्टिस करें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा, मिला? पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। अरे डेटा एनालिटिक्स तो पढ़ा हुआ याद है हमें, डेटा एनालिटिक्स तो पढ़ा हुआ याद है। फॉर मैनेजिंग देयर ऑपरेशंस, अच्छी बात है। ऑडिटर कैन ऑल्सो ऑब्टेन, बोले ऑडिटर कैन ऑल्सो ऑब्टेन गुड रिजल्ट्स बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, ओहो,
क्वेश्चन तो यहां आ रहा है, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। वो पूछ रहा है ऑडिटर क्या टूल एंड टेक्निक यूज करता है डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करने के लिए। निकाल के रखो अपने नोट्स में टॉपिक। एंड इन विच एरियाज डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड बाय ऑडिटर। तो देखो मेरे को यहां पे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ने पूछी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन ने पूछी है टूल्स एंड टेक्निक्स। अभी टूल्स एंड टेक्निक्स पे भी आएंगे। अच्छा मुझे बताओ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक की क्या डेफिनेशन होती थी? द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय ऑडिटर इन अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर नोन एज कैट। अब कौन से टूल एंड टेक्निक यूज करता था ऑडिटर? तो टूल एंड टेक्निक में एक तो आप लिखोगे आइडिया, एक लिखोगे ACL और एक आप लिखोगे स्प्रेडशीट्स। यही तो लिखा है, बस ये तीन ही टूल है। आप सोचो कि अरे इससे ज्यादा कुछ है, नहीं है। अच्छा उसके अलावा अब इन्होंने पूछा इन विच एरियाज डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड बाय ऑडिटर। तो कौन से एरियाज में यूज हो सकता है? देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा चेक करने में काम आ जाता है, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा चेक करने में काम आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल में काम आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल में काम आ सकता है, रिकंप्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस में काम आ सकता है। ऐसे करके हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए? और का काम आ सकता है? बोले रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में काम आ सकता है। तो आप डेटा एनालिटिक्स यूज करके क्या कर सकते हो? रीपरफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हो। एक लिखा हुआ होगा कि आप एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। आप डेटा एनालिटिक्स को यूज करके फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो ये सारी बातें आपको पेपर में लिख कर आनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारी बातें आपको पेपर में लिख के आनी चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ यार डेटा एनालिटिक्स ऑडिट में कैसे यूज होती है, बताइए आया। तो देखो बच्चे क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, सिर्फ डेटा एनालिटिक्स पढ़ा और लिखना चालू कर दिया। अरे क्वेश्चन ने डेटा एनालिटिक्स थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन ने तो टूल एंड टेक्निक पूछी है, और क्वेश्चन ने तो एरियाज पूछे जहां पे टूल्स एंड टेक्निक्स काम आ सकती हैं। बताइए आया नहीं आया, फटाफट बोलिए। चलिए तो अभी ये कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी हो गई बेटा? सितंबर अटेम्प्ट की। अब सितंबर अटेम्प्ट के बाद हमें आरटीपी करनी है जनवरी अटेम्प्ट की। कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी करनी है? जनवरी अटेम्प्ट की। ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने? बहुत बढ़िया। आगे आइए, अब हम बेटा आरटीपी करेंगे, अब हम बेटा आरटीपी करेंगे जैन अटेम्प्ट की। आइए अब फटाफट से जनवरी 25 अटेम्प्ट की आरटीपी डाउनलोड करते हैं। सर आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि ज्यादा माथापच्ची नहीं पालनी। मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा माथापच्ची नहीं पालनी। क्वेश्चन को टू द पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन को टू द पॉइंट पढ़िए और टू द पॉइंट पढ़ के उसका आंसर लिखिए। अभी बेटा हम लोग आरटीपी करने वाले हैं जनवरी 2025 अटेम्प्ट की। कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी है? जनवरी 2025 अटेम्प्ट की। निकाल के रखिए, निकालिए आपने जनवरी 2025 अटेम्प्ट की आरटीपी निकाली? जी सर निकाल ली। जनवरी 25 की अटेम्प्ट की आरटीपी में अगेन चैप्टर नंबर 3 का मुझे तो एक ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 नजर आया आपको? क्वेश्चन नंबर 11 नहीं नजर आया? जल्दी बोलिए। यस सर हमें क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और बहुत जरूरी है, मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी है बेसिक लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन करना। अभी एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो। याद है अपन ने ऑडिट में एक टॉपिक पढ़ा है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? ओवरऑल एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शंस बाय मैनेजमेंट, टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट शुड क्रिएट कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके अंदर अपन ने कंट्रोल एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े थे, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज एटसेट्रा। तो उसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा है कंट्रोल एनवायरनमेंट,
कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमने एक टॉपिक पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसका ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। द ऑडिटर ऑफ EFG लिमिटेड, a company engaged in tour and travel business, needs to obtain understanding of companies। ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऑफ द कंपनीज कंट्रोल एनवायरनमेंट। टू डू दिस, बोले ऐसा करने के लिए, टू डू दिस ऑडिटर इवेल्युएट्स वेदर, ऑडिटर ये सब इवेल्युएट कर रहा है। ये क्वेश्चन है ही नहीं, कहानी बना रहा है जबरदस्ती की। जबरदस्ती की क्या बना रहा है, कहानी बना रहा है। बोले मैनेजमेंट इज क्रिएटेड, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, मैनेजमेंट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। ठीक है साहब, अच्छी बात है, कर लेगा ऑडिटर इवेल्युएट, लेकिन पूछना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ। अभी तक क्वेश्चन तो आया ही नहीं कि पूछना क्या चाह रहा है। आगे बोल रहा है द स्ट्रेंथ्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट कलेक्टिवली प्रोवाइड्स एन एप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक बात है, ये सब लिखा हुआ है, ये हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है। तुमने सवाल अभी तक नहीं पूछा, सवाल क्या है, व्हाट इज, मतलब ऊपर की जो कहानी है कोई रेलेवेंस ही नहीं है उस कहानी की। सीधे सवाल पूछ रहा है व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो याद करो कंट्रोल एनवायरनमेंट में 3 चीजें इंक्लूड होती है। नोट्स में मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रखा है। सेम क्वेश्चन है नहीं है, बताओ मेरे नोट्स में सेम डिट्टो लैंग्वेज है, ऐसा थोड़ी है मैंने यहां से चुराई है, यहीं से चुराई है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जो नोट्स हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आया है और मेरे नोट्स आपको देने से पहले आ गया है तो हेडिंग वैसी ही बना देते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट बताओ, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, एक पॉइंट तो ये आएगा। एक क्या लिखाया था, एटीट्यूड, अवेयरनेस, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ TCWG, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ TCWG। और एक क्या लिखा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही तो लिखा है। अरे बोलो भाई। अच्छा, और एक पूछ रहा है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब एक्सप्लेन करने बोला है, नाम लिखने नहीं बोला, तो सारे आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे। कौन कौन से एलिमेंट थे, नाम नाम बता दो। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। अगला एलिमेंट क्या था, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, था कि नहीं था। फिर एक और एलिमेंट क्या था कंट्रोल एनवायरनमेंट का, पार्टिसिपेशन बाय TCWG। अच्छा, फिर मुझे बताओ एक और एलिमेंट क्या था, मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। एक एलिमेंट क्या था याद है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर एक और एलिमेंट याद है क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी एलिमेंट याद है क्या था, HR, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो आखिरी एलिमेंट था HR पॉलिसीज। तो कितने एलिमेंट होकर का काउंट करने जाएं, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट फिलॉसफी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, HR पॉलिसीज। 7 एलिमेंट्स हो गए। देखो हमने नोट्स में 7 ही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं क्या, जल्दी बताओ। आ गया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, भी कौन से अटेम्प्ट की RTP हो गई, जैन की। तो अब जैन के बाद एक ही अटेम्प्ट की RTP बच गई बेटा, मे अटेम्प्ट। जैन के बाद एक ही अटेम्प्ट की RTP बच गई, मे अटेम्प्ट। निकालने क्या है, मे अटेम्प्ट की RTP, ये लिख लिया है सबने, ये लिख लिया है सबने। आइए फिर मे अटेम्प्ट की RTP निकालते हैं, पक्का लिख लिया है सबने। 1 सेकंड रुकना है, 1 सेकंड रुकूंगा, ज्यादा नहीं रुकूंगा, जल्दी से करिए। और उसके बाद मे 25 की RTP करेंगे, उसके बाद मे 25 की RTP करेंगे। मे 25 की RTP में भी आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 ही होगा। मे 25 की RTP में भी आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर
11 ही होगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। पहले आपने यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया, डन। मेरे को पता है सजेस्टेड आंसर लिखे हुए हैं, बट सजेस्टेड आंसर पढ़ने में टाइम जाए उससे पहले बढ़िया है समरी बना लो। नोट्स तो हमने पढ़ ही रखे हैं भाई, ये सब चीजें नोट्स में तो लिखी हैं। सिर्फ एक बेसिक आइडिया अगर पता चल जाए कि आंसर में क्या और कैसे लिखना है तो अपना काम हो जाएगा। अब ये देखने में तो लग रहा था कि केस स्टडी है, बट एक्चुअल में डायरेक्ट बात पूछ रहा था। 50% ऑडिट का पेपर ऐसा ही आता है, 50% पेपर ऐसा ही आता है। क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा कि केस स्टडी है, बट एंड में निकलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। आओ आगे चलते हैं। अब हमें कौन से टर्म की आरटीपी करनी है सर? अब हमें मई 25 की आरटीपी करनी है। चलिए ऑडिट की मई 2025 की, ऑडिट की मई 2025 अटेम्प्ट की आरटीपी कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट। करें क्या? बिल्कुल सर करते हैं, आओ। तो मई 2025 की अटेम्प्ट की आरटीपी निकालो बच्चों। क्वेश्चन नंबर वापस से 11 ही होने वाला है, तो सीधे क्वेश्चन नंबर 11 ही निकाल लो। आइए, मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर नंबर 3। अब देखो अपन ने सारे अटेम्प्ट की आरटीपी कर डाली न्यू सिलेबस में। मई 24, सितंबर 24, जैन 25 और मई 25 अभी करी नहीं है, करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, पढ़ना पूछ क्या रहा है। इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। जनरल आईटी कंट्रोल्स, जनरल आईटी कंट्रोल्स हमने पढ़े। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन आईटी एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन आईटी एनवायरनमेंट 3 होते हैं: जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। तो अब जनरल आईटी कंट्रोल्स की डेफिनेशन लिख रहा है यहां पे, देखो बुक्स में डिट्टो सेम डेफिनेशन लिखी मिलेगी, इसलिए लॉ की लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। देखो मेरी बुक के अंदर सेम डेफिनेशन है क्या? जनरल आईटी कंट्रोल्स आर policies and procedure that relate to many application and support the effective functioning of application control। मिली डिट्टो लाइन लिखी हुई। ओ अच्छा, ये चाहता है क्या ये? इट इंक्लूड्स जनरल आईटी कंट्रोल 4 तरीके के होते थे। देखो, एक तो होता था एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, एक होता था प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, एक होता था एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल, और एक होता था डेटा नेटवर्क एंड ऑपरेशन कंट्रोल। तो बोले इसमें ये 2 कंट्रोल भी आते हैं। व्हाट आर द नाइस ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन एक्सेस सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम चेंज। टेबल बना रखी है अपन ने तो साहब, दोनों के ऑब्जेक्टिव लिखा रखे हैं और उसमें क्या क्या चीजें आती है वो लिखा रखे हैं। चलो डिस्कस तो कर लेते हैं एक बार फिर भी। अब एक्सेस सिक्योरिटी में क्या लिखा हुआ है बोल लो? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेस सिक्योरिटी इज टू एंश्योर दैट data and programs are accessed by authorized persons only। और प्रोग्राम चेंज कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम चेंज कंट्रोल is to ensure that modified systems continue to meet financial reporting objectives। याद आया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेस सिक्योरिटी में क्या क्या एक्टिविटीज थी? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, यही सब था। और मुझे बताओ प्रोग्राम चेंज में क्या क्या चीजें थी? प्रोग्राम चेंज में क्या था? चेंज रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग करना, ट्रेनिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, यही था। हो गया? कौन कहता है ऑडिट हार्ड है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो लर्न करने में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने आपको रिवीजन क्लास बना के दी हुई है। आप देखो चैप्टर 3 की रिवीजन क्लास, मुझे पता है आपने अभी तक नहीं देखी है, आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। पूरा चैप्टर मैंने समरी वे में वापस पढ़ा रखा है, और साथ में क्वेश्चंस कर लो, काम हो जाएगा। लेकिन समरी क्लास, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास कोई काम की नहीं है
जब तक एक बार आपने मेन क्लास में, मेरी मेन क्लास में आके चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्लियर है? हम क्वेश्चंस और समरी और रिवीजन की बात तब करते हैं जब हमने चैप्टर एक बार ठीक से पढ़ लिया है। क्लियर है? बहुत बढ़िया।